ये तो अल्लाह पाक दुआ फरमाता है। जब बेटा कोई किसी के घर पैदा होता है तो देता है किसी को, तो कहता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। और जब किसी के घर बेटी भेजता है तो उसे कहता है जा परेशान ना, ये तेरे बाप का बाजू में हूँ तो मैं क्यों परेशान हूँ। ये है आजकल की नस्ल जो बाप से ऐसे सवाल पूछेंगे। लो फिर ढूंढना क्या था, मोजे की लय कहाँ गई, अल्फाज कहाँ गए। मेरे वाले साहब ने मुझे आग मारी, मुझे पता लग गया था मेरी इज्जत होगी, और वाले साहब ने मेरी बड़ी क्लास लगाई। उसके बाद जब मेरे ससुर चले। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। आज मैं पापा से कुछ सवाल करूंगी, हम पापा से कुछ सवाल करेंगे, पापा उनका जवाब देंगे। तो पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों के इसरार पे मैं कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। तो देखिए आज मेरे बच्चे मुझसे ही क्या सवाल करते हैं। तो ये सवाल मैं और आप ही पापा से पूछेंगे। तो पहला सवाल आप ही पूछो पापा से। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट वो था जब मैं ज़्यादा परेशान होता था और गुस्से में आ जाता था तो मेरी माँ मेरे सर पे हाथ रखती थी। वो सबसे हसीन लम्हा होता। तो हम पापा से एक और सवाल पूछने लगे हैं। वो सवाल ये है कि पापा आपकी मामा से शादी होने से पहले आपकी कोई दोस्त थी? आपकी मामा। ये है आजकल की नस्ल जो बाप से ऐसे सवाल पूछेंगे। तो मैंने मेरी बेटियां भी हैं, लेकिन बेटियां अल्लाह पाक सबकी बेटियों पे रहमत रखे, लेकिन ये मेरी बेटियां मेरी फ्रेंड भी हैं, दोस्त भी हैं अच्छी, यानी कि हर अच्छी बात इनसे मैं शेयर कर लेता हूँ, ये मुझसे शेयर कर लेती हैं। तो बेटा पहली बात तो ये जब होश संभाली काम में लगे रहे। मुझे तो ये भी नहीं पता था, मेरी जब मंगनी हो गई थी तो मैंने तुम्हारी माँ को भी 2 साल बाद देखा था। हमारे घर में महफिल मिलाद थी, हमारी घर में महफिल मिलाद थी। तो मैं दुकान पर था, वाले साहब ने फ़ोन किया कि घर आ जाओ। मैं घर आया, मेरी सास ससुर और मेरी सालियाँ बैठी हुई थी। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि चल बेटा आज ना जो हमारे दादा ने मौज़ा लिखा था वो सुना दे। तो यानी कि हमारे वाले साहब ने हमारे दादा ने, तो मैंने मौज़ा बहुत ही अच्छे सुरों में पढ़ना शुरू किया। तो मेरी साली की ना हंसी निकल रही थी, आशा बाजी की, वो हंस रही थी। तो मैंने उनकी तरफ जब देखा ना तो उन्होंने इशारा किया पीछे। जिस टाइम मैंने पीछे मुड़ के देखा तो तुम्हारी माँ पीछे बैठी हुई थी। लो फिर ढूंढना क्या था, मौजे की लय कहाँ गई, अल्फाज कहाँ गए। बस ये ऐसी आंखों में समाई कि पहली और आखिरी दोस्त भी यही थी और तुम्हारी माँ भी यही है। और एक और सवाल, तीसरा सवाल वापस पूछते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? यानी आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कौन है? हाँ जी। आज मेरी बेटियां मुझसे पूछ रही हैं कि आपका पापा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे वालिद साहब थे, मोहम्मद हनीफ। क्योंकि बचपन से लेके जैसे मैं आज अपनी बेटियों के साथ दोस्त बनकर रहता हूँ, वो भी हमारे साथ ऐसे ही रहते थे। वो कहते थे बेटा कोई भी बात हो मुझसे शेयर कर लिया करो। और मैंने ये हकीकतन देखा है, उस पाकज़ात की कसम खा के कहता हूँ कि उनसे दोस्ती करके घाटे में नहीं गए। उन्होंने जो मशवरा दिया बहुत अच्छा दिया, कभी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे वाले साहब थे। तो अब ये है चौथा क्वेश्चन, आप ही पूछेंगी पापा से। तो पापा अब आप नातिया शायरी करते हो, तो पहले आप दूसरी वाली शायरी करते थे, तो उसमें से जो सबसे अच्छी वाली शायरी आपको कौन सी लगती थी वो बताओ। उसमें सबसे अच्छी शायरी ना, गज़लें तो मैंने बहुत सी लिखी हैं, शेर भी बहुत लिखे हैं लातादाद, लेकिन मेरी मंगनी के बाद की एक है। पहले मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, आप ज़रूर हंसेंगे भी और मेरे बच्चे तो वैसे ही हंसेंगे कि मैं ना जिस टाइम आपको मैंने बताया कि महफिल के अंदर देखा था तो दिल दिमाग में यही बस गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह सोकर उठा तो मेरे ससुर जी मेरे घर पे पधार चुके थे और मेरे वाले साहब से कह रहे थे कि अपने लड़के को समझाओ, ये ख़त लिखता है, शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी इज्जत का मसला है, ये वो। मेरे वाले साहब ने मुझे आंख मारी
मुझे पता लग गया था मेरी इज़्ज़त होगी और वाले साहब ने मेरी बड़ी क्लास लगाई। उसके बाद जब मेरे ससुर चले गए तो मेरे वाले साहब ने कहा बे शर्म कर बे, देख ले तेरी वजह से उलामा आया, आप ख़त ना लिखिए। मैंने कहा वाले साहब को बुझी मैं ना ख़त तो लिखूँगा। कह रहे देख ले ये मंगनी टूट जाएगी। मैं कहा बुझी नहीं टूटेगी। कह रहे देख लियो मुझे दोबारा उलामा ना आए। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी शॉप पे चला गया, वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था क्या करूँ। तो मैंने ना सारे मामले को मद्देनज़र रखते हुए ना तो एक गज़ल लिखनी शुरू करी। क्यों राज बताऊँ दुनिया को, दुनिया तो दिल की काली है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तू तो मेरी घर वाली है। ये भी मैं गज़ल लिख के हटा ही था कि मेरा एक दोस्त था हारून सफदर, जो प्रेस रिपोर्टर था जंग अखबार में। तो वो जंग अखबार का उन दिनों एक नया और शाख खुली थी, नया अखबार, उसमें रोज़ गज़लें वगैरह ही आती थी। तो आया तो कह रहा क्या बात है अकरम, बड़ा परेशान है। मैं कहा कुछ नहीं यार तू एक मेरा काम ही कर दे। उन्होंने कहा क्या बता। मैं कहा यार तू ये बता कि मेरी कोई गज़ल अखबार में आ सकती। उन्होंने कहा अभी दे। मैंने जो लिखी थी ना क्यों राज बताऊँ दुनिया को, दुनिया तो दिल की काली है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तू तो मेरी घर। मैंने वो उसको दी, वो चला गया। ठीक 1 बजे उसने ला के ना अखबार मेरी टेबल पे फेंक दी। उसमें वो गज़ल थी और मैंने इसको गज़ल को ना एक ख़त के तरीके में लिखा था कि जिस तरह ख़त से आगे पैगाम पहुँचाया जाता है। अब मुझे बड़ी खुशी हुई जिससे उन्होंने ला के दिए। मैंने उससे कहा दफ़ा हो जाए। उन्होंने कहा तेरी गज़ल से कोई तू मुझे कह दफ़ा हो जाए, मिठाई खिला। और मैंने कहा परे हो तू। मैंने शीशा लॉक किया, अखबार पकड़े, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी और सीधा घर आ गया। घर आया, रास्ते में से नान पकौड़े ले लिए। अपने छोटे भतीजे को मैंने कहा ये ले पकड़ और जा अपनी अनेली चाची को ना कहिए चाची नान पकौड़े लाए थे तुम्हारे लिए। वो नान पकौड़े देने गया और मैंने से कहा उसे बता देना कि इसके अंदर ना खत है अखबार के अंदर। खैर वो गया, जाकर दे आया। दूसरे दिन अभी फिर सुबह के टाइम मेरे ससुर मेरे घर पधार चुके थे और ना उनकी हंसी नहीं निकल रही रुक रही थी, मेरी सास भी साथ थी। तो आकर मेरे अब्बू को कहते हैं कि यार ये तेरा लड़का क्या है। मैंने उसे ख़त लिखने से मना किया तो हमने पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दिया। मेरे वाले साहब ने कहा क्या हुआ। कहते ये देखो। फिर उस पर से सोने पर सुहागा क्या हुआ, आवाज़ मार के मुझे बुलाया गया। वो अखबार में से भी मुझे पढ़ के सुनाना पड़ा कि क्यों राज बताऊं दुनिया को, दुनिया तो दिल की काली है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तू तो मेरी घरवाली है। और बहुत साथ चले मेरे लोग मगर मुझे प्यार किसी पे ना आया, तू दिल में बसने वाली है तू तो मेरी घरवाली है। वहाँ पे मेरा सौरा बोला कि मैं चुप हो गया तो कहते हैं कि अगली लाइन भी पढ़ दो, हर कोई मिलता है आकर। यकीन करके मानिएगा उस टाइम में मेरी हंसी निकल जाती थी, पता नहीं मैंने कैसे कंट्रोल करी थी। फिर मैंने वो भी लाइन पढ़ कर सुनाई, बहुत साथ चले मेरे लोग मगर मुझे प्यार किसी पे ना आया, तू दिल में बसने वाली है तू तो मेरी घरवाली है। मेरा सौरा कहता मेरे वाले साहब से कहते हैं कि अब तेरे लड़के से कोई नहीं जी सकता भाई, जो मर्जी कर। तो उस टाइम दिल तो किया था कह दीजिए कि अभी काजी बुलाओ और निकाह पढ़वा दो, लेकिन बड़े थे, इज्जत का भी वो था। तो मेरी सबसे अच्छी गज़ल भी मुझे यही लगी। तो पापा से पूछते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन ये है, पापा आप बताओ जब आपकी पहली बेटी दुनिया में आई थी यानी अंसापी, अभी जब दुनिया में आई थी तब आपका क्या रिएक्शन था, यानी आपको कितनी खुशी हुई थी, क्या आलम था, ये बताओ। क्या वक्त याद करा दिया बेटा। जिस टाइम अंसा पैदा होकर दुनिया के अंदर आ गई थी उस टाइम मैं ऐसे हो गया था कि जैसे मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन इंसान हूँ। मेरे भांजा और भांजियाँ वगैरह थी, दाई से बात हुई थी सिर्फ 500 रुपये की, 1000 रुपये की उस टाइम। और मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने अनम के हाथ में, उज़मा के, आमना के, उमर के हाथ में, किसी के हाथ में 500, किसी के हाथ में 1000, किसी के हाथ में 200, जितने पैसे थे वो कर दिए। और दाई को मैंने 5000 रुपये दिए तो वो मेरा मुंह देख रही थी, कहती वे तेरे घर कुड़ी पैदा हुई है। मैंने कहा तुझे नहीं पता अल्लाह की रहमत मेरे घर आई है। फिर जब बच्चों ने दिया तो उस दाई के आंसू निकल आए थे कि तू इंडा प्यार कर रहे हैं अपनी धी नाल। तो मैंने कहा अल्लाह पाक ने बेटियों को तो रहमत बनाकर भेजा है, अगर मेरी जेब में इससे हीरे होते ना आज तो मैं वो भी तुझे दे देता। मेरी अब खुशी का अंदाज़ा तुम खुद लगा लो कि मुझे कितनी खुशी होती। और मैंने अपनी बेटी की गाड़ी पर पूरे मोहल्ले में क्या बिरादरी में मिठाइयाँ बांटी थी। लोग कह रहे थे अगर हम पागल हो गया, लड़की पैदा हुई है मिठाइयाँ बांट रहा है।
आजकल लड़का पैदा हो जाए तो कोई मिठाई नहीं बांटता। तो जैसे आपकी अंसापी की वारी पे मेरी खुशी का आलम था, इसी तरह तुम सब की वारी पे वही आलम था। और जो जब पैदा हुई है यहाँ पे दाई थी नुज़रत के पास, उसका मुँह उतरा था। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही थी कि तेरे घर बेटी हुई है। मैंने उसे भी 5000 रुपये निकाल के दिए थे। बेटी हुई है तो क्या तू तो ले। उधर से खुसरे मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ, बधाई लेने के लिए आए, उन्होंने गाली गलौज शुरू करी। वो बेचारे हो गए, मैं गया जाके बे लेकर आई इधर। तो मैंने खुसरों के चेहरे देखे उदास थे। मैंने कहा तुम ऐसा करो, मेरे बेटों की तो बधाई लेने आए नहीं। उन्होंने कहा तेरे कितने बेटे ने? मैंने कहा मेरे 4 बेटे हैं, तुम आओ आके बधाई लो। उन्होंने अपने ढोल के चिमटे उमटे चुके और खुसरे आ गए। मैंने कहा एक अच्छा बात है, मैं गाना गुना कोई नहीं सुनता, मुझे कवाली सुनाओ। उन्होंने कहा मुंडा है कहाँ? मैं तो तुझे 4 बेटे नज़र नहीं आ रहे मेरे? मैंने उनको भी उस टाइम पे 4000 दिए थे, वो मुझे दुआएं देते हुए गए थे। तो बेटा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम अल्लाह पाक की रहमत हो। नबी पाक ने तुम्हें इज्जत दी हुई, नहीं तो पहले पैदा होते ही बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाह की रहमत बन के तुम मेरे घर में आई। तो अल्लाह पाक दुआ फरमाता है, जब बेटा कोई किसी के घर पैदा होता है तो देता है किसी को, तो कहता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। और जब किसी के घर बेटी भेजता है तो उसे कहता है जा, परेशान ना ये तेरे बाप का बाजू में हूँ। तो मैं क्यों परेशान हूँ? अल्लाह पाक की तुम रहमत हो। और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो पापा से पूछते हैं, पापा नादिया कलाम लिखती है, उसमें से आपकी यदि आपका फेवरेट कलाम कौन सा है? बेटा मेरा फेवरेट कलाम है आपका कर दो करम चुनी का। ये मैं और मेरा साला जैद दुकान पे बैठे हुए थे। हमने जनरल अस्पताल की बैक साइड पे महफिल पे जाना था। ये अल्लाह पाक की अता थी कि उसने मुझे कहा कि करम कलाम लिखा, आज ना रल के पढ़ेंगे दोनों जन। मैंने कागज़ पेन उठाया, तकरीबन 15 मिनट के अंदर 45 शेर इसके लिखे गए। माशाल्लाह 15 मिनट में 45 शेर अल्लाह पाक ने अता किए थे। और ये जब हमने पढ़ी तो इससे हमारे को इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा मिली। फिर आदिल निसार कादरी था, उसने ये मुझसे ज़िद करके नात ली थी, उसने पढ़ी। ये माशाल्लाह यूट्यूब के चैनल पे भी हिट हो गई। शहजाद नाकी साहब ने इसकी कवाली करी थी हमारे यहाँ महफिल के अंदर। तो शहजाद नाकी साहब ने भी इस कलाम की कवाली करी थी। तो सैयद नुमान शाह बाहर से आए हुए थे, उन्होंने भी इस पे मुझे बहुत माशाल्लाह इज़्ज़त दी थी और इस कलाम को बहुत पज़ीराई हासिल हुई थी। इसके बोल इस तरह, आका कर दो करम की निगाह, चूम लूं जाली रोज़े किया या रसूल अल्लाह। आका कर दो करम की निगाह, चूम लूं जाली रोज़े किया। और इसका सबसे खूबसूरत शेर जो है मुझे ये लगता है, जो तड़पते हैं दीदार को आज कह दो ये सरकार को, जो तड़पते हैं दीदार को आज कह दो ये सरकार को, आज कह दो ये सरकार को। सबको रोज़े पे अब लो बुला, चूम लूं जाली रोज़े किया। और इसका मकते में पहले मैंने अपना नाम लिखा था। तो जैद जो मेरा यानी कि साला भी है, दोस्त भी है, उसके चेहरे पे मैंने उदासी सी देखी। तो फिर इसके मकते को मैंने चेंज किया। मैंने इसका मकते में फिर 2 नाम लेके आए थे। इस मकते को हमने डबल पढ़ा था। कर दो अकरम पे नजरे करम, गम का मारा है बेचैन है। कर दो जाहिद पे नजरे करम, गम का मारा है बेचैन है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कर दो अकरम पे नजरे करम, गम का मारा है बेचैन है। ये इसके साथ ना जब भी मैं कलाम पढ़ता हूँ इसमें अपने दोस्त यानी कि अपने साले का
नाम भी बीच में पढ़ता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह पाक की अता थी उस टाइम। तो आप सब भी अगर चाहें तो यूट्यूब के ऊपर इस चैनल को करके कलाम सुन सकते हैं, या आका कर दो करम की निगाह बाय आदिल निसार कादरी, तो ये आपको यूट्यूब के ऊपर सुनने को कलाम मिल जाएगा। कलाम तो बहुत से हैं, लेकिन ये एक दुआया कलाम है जो दिल को भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ये इल्तिजा है, दुआ कीजिएगा आका कबूल कर लें। और जितने आप सब देख रहे हैं, आप सबके भी गम इस नात के सदक़े से अल्लाह पाक दूर फरमा दे। अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बारिश आप पर भी, आपके घरों पर भी और आपके चाहने वालों पर भी, और जो जो आँख आपको देखती है उन सब पर अपनी रहमत की बारिश बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी अच्छी दुआ के साथ हम अपनी इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम पसीर करते हैं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, फिर मैं अगली वीडियो में पापा से सवालों पूछूंगी और आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। और बस हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।